जय हिंद। आज प्रैक्टिस सेट का सेकेंड डेज है। तो ये जो है आप लोगों को लगता होगा कि आते हैं तो बोलते नहीं है कि जय हिंद। मेरे इस वाले चैनल पे आपका स्वागत है और आपसे आग्रह है कि आप जो है मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब पता नहीं क्या क्या बोला था ना, वो मैं नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपको पढ़ना होगा, अगर आपको पसंद होगा, अगर ऐसा लगे कि नहीं ये अच्छा है तो आप खुद करेंगे। हमारे कहने से क्या होगा, जबरदस्ती कह के करवाएं क्या कि नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हमारे अंदर का हाइया नहीं है। ठीक, ये मेरे कोचिंग का नाम है। ठीक, आगे ये हम लोग प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं हम लोग कि क्या हम लोग हम में जो निखर के और आप में निखर के क्या चीजें आगे आई हैं, उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखिए हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? अब सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आपको समझना है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप होता क्या है और प्रायद्वीपीय भारत कहा क्यों जाता है। सबसे बड़ी बात ये है। अब प्रायद्वीपीय जो भारत है, आप इसका जब नाम सुनते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि हम जब प्रायद्वीप बोल रहे हैं तो हमारे अंदर ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रायद्वीप है क्या। तो पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग, पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग, पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। समझ में आ रहा है? जो तीन तरफ से पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग, जो पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, वह कहलाता है प्रायद्वीप। जो चारों तरफ से घिरा हो उसे हम लोग कहते हैं द्वीप। ठीक है, तो समझ में आया ये चीज? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप समझ में आया। अब प्रायद्वीप भारत यानी आप देखते होंगे कि भारत का जो निचला हिस्सा है, निचला हिस्सा ये वाला भाग, इतना वाला पार्ट, ये तीन तरफ से जल से घिरा है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। तो जिसे हम लोग पूरा पढ़ देते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत समझ में आया। आगे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? यानी हमारे यहाँ ये जो पानी का इस साइड से इस साइड तक जो पानी का विस्तार है, हमने उसको अलग अलग करके नाम दिया है कि इस साइड का जो भाग है, हम जो हमारे भारत के पश्चिम साइड का भाग है, उसे हम लोग कहते हैं अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी, इसे हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी। यानी भारत के पूर्व में, भारत के पूर्व में, भारत के इस साइड बंगाल की खाड़ी है, भारत के इस साइड अरब सागर है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी प्रायद्वीपीय जो भारत है, जो कर्क रेखा से नीचे वाला भारत है, ठीक है, जो कर्क रेखा से नीचे वाला भारत है, वहां से जो नदी निकलती है, अब इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी नदी है जो इस वाले भाग में नहीं गिरती है, इस वाले भाग में नहीं गिरती है? आपको ऑप्शन देखना है। ठीक है, अब आइए देखिए। पहला बोल रहा है कि पेरियार नदी, ठीक है, दूसरा बोल रहा है कावेरी नदी, ठीक, तीसरा बोल रहा है नर्मदा और चौथा बोल रहा है ताप्ती। आप सबसे पहले कि पता होना चाहिए आपको कि सॉरी, थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा थीम चेंज कर लेते हैं। ये आपको थोड़ा सा इसका थीम हम चेंज कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब दिख रहा होगा शायद ज्यादा बेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है वो है कहाँ से निकलती। ठीक है, तो आइए देखिए पहले प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या हैं। देखिए हमारे यहाँ जो नदियां विभाजित की गई हैं वो दो प्रकार से विभाजित की गई हैं। एक तो सबसे पहली है कि आप हिमालय वाली नदी देखते हैं, हिमालय वाली, ठीक है, और दूसरा है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, हमारे यहाँ भारत का ये वाला जो भाग है ये पूरी तरीके से हिमालय से घिरा हुआ है। बाकी ये नीचे वाला जो भाग है, ये नीचे वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो नदियां इधर से निकल के आती हैं अरब सागर में गिरती हैं, इधर से भी निकल के आती है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, यहाँ से भी निकलती है तो अरब सागर में गिरती हैं, यहाँ से निकलती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब आपको जानकारी ये होना चाहिए कि ये जो नदी है, जो नदी है ये
कहां से निकलती है, किधर गिरती है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं, कि कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, तो अब जब आप नदी वाला पोर्शन पढ़ते हैं, जब आपको नदी पढ़ाया जाता है, तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए ना, कि नहीं। आप जब पढ़ रहे हैं कि कौन से हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और कौन प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली नदियां हैं, हम दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें कि कौन सी नदी कहाँ जा रही है, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग सोचते हैं कि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, हम कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप लोग यही गलती तो करके जो है कोई एग्जाम ना निकाल पाते हैं। आप कोशिश करिए ना कि जो चैप्टर से, जिस चीज से ये क्वेश्चन आया है, आप उसका फुल डिटेल्स जानिए। आप जब तक उसका फुल डिटेल्स नहीं जानेंगे, कैसे पता चलेगा आपको कि नहीं ये क्या है। हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस में वो क्वेश्चन मालूम हो और वहीं से कुछ दूसरा क्वेश्चन वो बदल के दे दिया, तो ज्यादा बेटर है ना कि आप उसको पूरा पढ़िए। ठीक है, तो हमारे यहाँ दो प्रकार की नदियां हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो है हिमालयी नदियां, दूसरा है प्रायद्वीपी भारत की नदियां। तो आपसे ये पूछ रहा है कि प्रायद्वीपी भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है, अरब सागर में नहीं मिलती है, आपसे यही वो पूछ रहा है। ठीक है, आप देखिए हमारे यहाँ प्रायद्वीपी भारत में बहुत सारी नदियां निकलती हैं। प्रायद्वीपी भारत जो है आपके कर्क रेखा से, प्रायद्वीपी भारत जो है आप देख लीजिए, आपको दिखाई दिया जाए, सॉरी, डाउनलोड्स, इसमें जो है आपको हम भारत का नक्शा दिखा देते हैं, उसके बाद तो फिर देखिए आपको दिख रहा होगा, जो भारत का ये वाला भाग है, यहां से कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, कर्क रेखा यहां से गुजर रही है। ये वाला जो भाग है, ये वाला यहां से ये, लेकिन नीचे वाला भाग, ठीक है, टोटली नीचे वाला जो भाग है ये प्रायद्वीप भारत है। देख रहे हैं तीन तरफ से जल से घिरा है कि नहीं। ठीक है, तो ये है प्रायद्वीप भारत। क्या है? ये है आपका प्रायद्वीप भारत है, ये टोटल प्रायद्वीप भारत है, यानी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप भारत। यानी अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए हमें कि जो नदी यहां से निकल के इधर आई है, इधर आई है, इधर आई है, इधर गई है, इधर गई है, इधर गई है, इधर गई है, यानी ये इसी वाले भाग से निकली होगी। निकलती नदियां यहां से भी हैं, यहां से भी है, यहां से भी है, लेकिन ये पूछ रहा है कि प्रायद्वीप भारत से कौन सी नदी निकली है जो अरब सागर में नहीं गिर रही है, इन चारों ऑप्शन में से। समझ में आया ये चीज समझ में आया? ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कहां से निकली, कौन निकली, क्या क्या नाम है उसका। ठीक है, तो वो तो खैर आप चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिए हैं। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीप भारत है आपका, ठीक, प्रायद्वीप भारत का ये जो वाला भाग है, हम इसे लोग कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये वाला जो घाट है ये सबसे ऊंचा है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा ये वाला है। तो ज्यादातर जो नदियां हैं इधर ही से निकलती हैं, इधर से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ज्यादातर नदियां क्या करती हैं, इस वाले पश्चिमी घाट से निकल के ये जो है पूर्वी घाट की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी है जो चारों ऑप्शन में से अरब सागर में नहीं गिरती है। तो देखिए चार ऑप्शन कौन से हैं। पहला है पेरियार, केरल से निकलती है, केरल से निकलती है। ठीक है, केरल से निकलती है, आके आपके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, केरल से निकलेगी, केरल और तमिलनाडु के पास से, वहां से निकलेगी और आके यहाँ पे गिर जाती है। दूसरा पूछ रहा है कावेरी। ठीक है, कावेरी जब पूछ रहा है तो कावेरी आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी जो नदी है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक से निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक, यहां से निकल के ये गिरती है आपका बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। फिर पूछ रहा है ये गिरती है आपकी अरब सागर में, कौन सी नदी है आपकी, ये कौन सी नदी है? तो पेरियार। कौन सी है? पेरियार है। ये है आपकी कावेरी।
ठीक है, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, ठीक है। एक नदी है नर्मदा, एक नदी है नर्मदा, एमपी से निकलती है, एमपी से निकलती है और आके गिरती है आपके अरब सागर में, अरब सागर में आके गिरती है, इसका नाम है नर्मदा, ठीक है। एक इसका नाम है नर्मदा। और एक नदी है, एक और नदी है ताप्ती, यही एमपी से ही निकलती है, ये भी आके अरब सागर में ही गिरती है, जिसे हम लोग कहते हैं तापी नदी, तापी या ताप्ती नदी, ठीक है। ये नर्मदा और तापी, ये दोनों जो नदियां हैं कहाँ से निकलती हैं, एमपी से ही निकलती हैं, ठीक है। ये जो दोनों नदियां हैं कहाँ से निकलती हैं, एमपी से ही निकलती हैं। तो एक नदी जो है, जो नर्मदा नदी आप देख रहे हैं, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जहां से सोन नदी भी निकलती है, सोन नदी यहीं से निकल के जाके आपकी गंगा में मिल जाती है बिहार से होके। आप लोग सुने होंगे कि बिहार में सोन नदी से बालू निकलता है, ठीक है। और इस जो सोन नदी है, इसका जो नाम पड़ा है, इसमें छोटे छोटे जो है सोना के कण पाए जाते हैं, इसकी वजह से उस बालू में, इसकी वजह से इसको हम लोग सोन नदी कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी नदी है जो इस अरब सागर में नहीं गिर रही है, ठीक है। कौन सी ऐसी नदी है जो इस अरब सागर में नहीं गिर रही। तो अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया, कौन सी नदी नहीं गिर रही है, कावेरी। कौन सी नदी, कावेरी नदी। ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। अब यही नहीं, और भी नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ठीक है। ये भी नदियां किस साइड गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। किधर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। अब ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियां आप देख रहे हैं, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियां, ये यही भारत के दो ऐसी एकमात्र नदी हैं जो एस्टुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। एस्टुरी का, जिसे हम लोग ज्वार नद कहते हैं, ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख, ठीक है। हम लोग जिसे ज्वार नद मुख के नाम से जानते हैं। ये जो ताप्ती और नर्मदा, ये जो दोनों नदियां हैं, ये भ्रंश घाटी से होके बहती हैं, ठीक है। समझा रहा है, ये भ्रंश घाटी से होके बहती हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो नर्मदा नदी है, ये विंध्याचल, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी और जो है सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा रेंज के बीच ये नदी बहती है, ठीक है, नर्मदा नदी। इसी नर्मदा नदी पे आपका जो है, इसी नर्मदा नदी पे बनाया गया है, एक मिनट, इसी नर्मदा नदी पे बनाया गया है आपका, जो हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, ठीक है। ये नर्मदा नदी जो है गुजरात से होके कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। समझ में आया, कच्छ की खाड़ी और एक खाड़ी वहां पे आके ये गिर जाती है, ठीक। समझ में आया ये चीज। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ गिर रही है, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा डिटेल्स पे तो बताएंगे नहीं, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे ना। यहाँ तो हमने इतना शॉर्ट में बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला आपसे कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना है, अब कहाँ स्थित है, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ स्थित है, ठीक है। अब ये भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, ये परियोजना, इसकी स्टार्टिंग 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी, 1948 में, खैर 1947 में ही हमारे यहाँ अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी। उस समय पीटी नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, बनाए गए थे अंतरिम प्रधानमंत्री। खैर सरकार जो शासन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों से चल रही थी, लेकिन अंतरिम जो सरकार है उसमें प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए गए थे, वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो 1948 में जब इसकी शुरुआत हुई तो उन्होंने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा। जो परियोजना ये स्टार्ट हुई, उन्होंने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर कहा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है, तो भारत की परियोजनाओं को, भारत की परियोजनाओं को भारत का आधुनिक मंदिर कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है किसे? हमारे देश की परियोजनाओं को। तो 1948 में जब ये स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, 1948 में स्टार्टिंग हुआ बनना, और ये बनकर तैयार हुआ 1963 में, और लगभग स्टार्ट हुआ चलना 1970 में। ठीक है, ये सुचारू रूप से चलने लगा 1970 में। ठीक है, ये जो बांध बना है ये पानी को रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है, पानी को रोकने के लिए, यानी डैम बनाया गया है ये पानी को रोकने के लिए। अगर पानी रुकता है तो इस पानी से हम लोग बिजली बनाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं। खेतों की क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। अगर कहीं भी डैम बनाया जाता है तो हम एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो है जल इकट्ठा करते हैं, जिससे हम लोग बिजली भी उत्पादित करते हैं और उसी से हम लोग खेतों की सिंचाई भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो भाखड़ा नांगल बांध बना एक संयुक्त परियोजना है। आप देखिए, आप जब इसे भाखड़ा नांगल बांध सुन रहे हैं तो एक चीज अपने ध्यान में बैठा के रखिए। ये जो भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा और नांगल जो दो शब्द दिए जा रहे हैं, ये जो दो शब्द हैं भाखड़ा और नांगल, भाखड़ा और नांगल, तो जो भाखड़ा आप सुन रहे हैं, भाखड़ा, ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। और जो नांगल है, नांगल, नांगल ये है आपका पंजाब में। ये कहाँ पे है? पंजाब में। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध में भाखड़ा जो है कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और जो नांगल है वो पंजाब में है। ये जो दोनों डैम बने हैं, दो डैम है, एक ठो भाखड़ा है, एक ठो नांगल है। ठीक है, ये जो दोनों डैम बने हैं इनके बीच की जो दूरी है लगभग 13 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 13 किलोमीटर है। लेकिन हम लोगों ने इसे संयुक्त रूप से नाम दिया है, यानी भाखड़ा नांगल। हम दोनों लोग एक साथ में बोलते हैं, भाखड़ा नांगल है दोनों दो जगह, एक ठो हिमाचल प्रदेश में है और एक ठो जो है पंजाब में है। लेकिन हम जो है दोनों का नाम देते हैं भाखड़ा नांगल। दोनों के बीच कितनी की दूरी है? 13 किलोमीटर की दूरी है। भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ध्यान रखिएगा, गुरुत्वीय बांध। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर लगभग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 225 मीटर है। और भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है, भारत का सबसे जो ऊंचा बांध है वो टिहरी है, टिहरी। ठीक है, टिहरी बांध है, लगभग 261 मीटर, लगभग 261 मीटर ऊंचा है वो। ठीक है, तो उसमें गुरुत्वीय बांध नहीं है। ये जो गुरुत्वीय बांध लिख रहा है, क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, और ये जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये है टिहरी बांध। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ये संयुक्त परियोजना किसकी परियोजना है, यानी ये इस परियोजना से कौन कौन लोग लाभान्वित होते हैं? तो इससे लाभान्वित होता है आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे लाभान्वित होने में आपका हिमाचल प्रदेश भी होता है, हरियाणा भी होता है, पंजाब भी होता है, राजस्थान भी होता है और दिल्ली भी होती है। ठीक है, ये चारों पांचों राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। लेकिन एक चीज अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा कि जिस वाले ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, क्योंकि भाखड़ा आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, और नांगल कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, तो आपके उस ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये दोनों होने चाहिए। बाकी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा वो तो है ही, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये दोनों होने चाहिए। बाकी आपको तीनों ऑप्शन में से किसी में भी जो है हिमाचल प्रदेश नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके सी वाले ऑप्शन में आपको जो है हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, यानी यही वाला ऑप्शन जो है सही है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। एक चीज और देखिए, जब ये डैम बनाया जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा जल इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, हम लोग जिसे कहते हैं कृत्रिम तालाब, ठीक है, कृत्रिम झील भी कहते हैं उसे हम लोग, कृत्रिम झील। ठीक है, क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील। जहां इसका नाम, अभी ये जो भाखड़ा नांगल बांध बना है तो इसके वजह से एक झील तैयार हुआ है जिसका नाम है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील। कौन सी झील बनी है? गोविंद सागर झील। ठीक है, इसी डैम से हम लोग जो है
इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला राजस्थान जो मरुस्थल में रखता है सब सर्वाधिक आबादी, वो किसकी वजह से रख रहा है? ये इंदिरा गांधी नहर की वजह से। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की वजह से। आप समझ में आया कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकली है? इसी भाखड़ा नांगल बांध जो डैम बना है यही से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन आइए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ठीक, अब ऑपरेशन फ्लड होता क्या है? ठीक है, ऑपरेशन जो फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड ये जो है हमारे भारत में दूध उत्पादन के लिए लाया गया था। ठीक है, दूध उत्पादन के लिए, ठीक, दूध उत्पादन के लिए, और इसकी जो चर्चा है ये 1970 में आई। ठीक है, 1970 में हमने इसे चर्चा में लाया, ऑपरेशन फ्लड को। ऑपरेशन फ्लड को हम लोग इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? श्वेत क्रांति के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। यानी जो ऑपरेशन फ्लड है भारत में दूध उत्पादन को लेके बढ़ावा करने के लिए, और उस समय जो है लोगों को, जो हमारे यहाँ के लोग थे उन लोगों को डेयरी खोलने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा था। आज ही आप वर्तमान समय में देख रहे होंगे कि भारत सरकार जो है लोगों को डेयरी खोलने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, पैसे दे रही है, उनको जो है कर्ज दे रही है कि आप डेयरी खोलिए, दूध का उत्पादन करिए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे डेयरियों को खोलने के लिए, डेयरी को खोल रहे हैं लोग, जो है कर्ज लेके पशुओं को ला दे रहे हैं, उनके कान काटकर बैंक में ये दिखा दे रहे हैं कि ये जो पशु है एक्सपायर कर गया है, जिसकी वजह से उसका कर्जा माफ हो जा रहा है। वाह रे, हमारे देश के कितने समझदार लोग हैं कि जिंदा पशु का कान काट के उन लोगों को जो है बता दे रहे हैं कि वो लोग मर गए हैं। हमारे देश में इतनी महानता, और भारत सरकार उन लोगों को कर्ज देती है और उन लोगों का कर्जा माफ हो जाता है। और हमारे देश के एक किसान, अगर उसका 70,000 50,000 अगर उसका लोन है तो उसके सीना पे चढ़ के कचर के ही लोग ले लेते हैं। और आपने उसे करोड़ों का कर्जा दिया, आपने 1 रुपया नहीं ले पाया। यही कभी कभी सोचा जाता है कि क्या हमारे देश की व्यवस्था है जो आर्टिकल 14 की क्या पालन नहीं करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? तो लोगों को डेयरी, जो लोग थे उनको जो है डेयरी उत्पादन करने के लिए, डेयरी जो है खोलने के लिए उस समय प्रोत्साहित किया जा रहा था कि आप डेयरी खोलिए, आप दुग्धशाला खोलिए, आप जो है पशुओं को खरीदिए, बेचिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए 1970 में भारत सरकार ने डेयरी को लाया और कहा कि आप जो है दुग्ध उत्पादन करिए। तो आज हमारा भारत जो है दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे है। ठीक है, पहला स्थान पे है। हम लोग जानवर में भी पहले स्थान पे हैं। हमारे यहाँ जो जानवर है, हमारे यहाँ जो पशु हैं, विश्व में हम लोग पहले स्थान पे हैं। ठीक है, लेकिन मांस काटने में कौन से सबसे पहले स्थान पे है? मांस काटने में कौन पहले स्थान पे है? तो आपका बांग्लादेश जो है मांस काटने में पहले स्थान पे है। यानी आप जो ऑपरेशन फ्लड का नाम सुन रहे हैं वो किससे है? ऑपरेशन फ्लड का नाम सुन रहे हैं जो किससे है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, पहला है बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ पर नियंत्रण तो आप जानते ही हैं कि बाढ़ पर नियंत्रण तो कोई करना नहीं चाहता है। और सबसे बड़ी बात है, विडंबना हमारे देश की ये है कि हमारे देश के जो मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, बाढ़ आने के बाद ये लोग हेलीकॉप्टर से देखते हैं। वाह, आओ कभी देख लो पैरों से चल के, पता चलेगा कि कांटे किस तरीके से चुभते हैं। ठीक है, ये बताइए, आपको मालूम है हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, देख ले रहे हैं, अब आपको असीम सुख हो रहा है कि वाह इतने लोग डूबे हैं, इतने लोग डूबे हैं, और इतने लोगों को लाई चूरा बांटना है हम लोगों को, और 1000 करोड़ का इसमें हम जो पैसा देंगे, जिसमें 500 करोड़ खा जाएंगे, 600 करोड़ खा जाएंगे, 200-300 करोड़ हम देंगे। इतने लोग डूबे हैं। अच्छा है कितने लोग डूबे हैं। हम लोग निरीक्षण करते हैं कि कम डूबे हैं कि ज्यादा डूबे हैं। सब ज्यादा डूबेंगे तो और देंगे, और पैसा मांगेंगे। समझा रहे चीज? तो बाढ़ नियंत्रण लोग करते हैं, नाटक करके रखते हैं लोग। पीने के पानी की व्यवस्था आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश जो सरकार है वर्तमान समय में हर घर नल योजना चला रही है। ठीक है, हर घर नल योजना, जिसके तहत आप अपने गांव में देख रहे होंगे कि सेफ्टी टैंक बन रहे हैं, सॉरी सेफ्टी टैंक कह रहे हैं,
टैंक बन रहे हैं बड़े बड़े पानी के, टंकी, जो पानी के टैंक, सेफ्टी टैंक लैट्रिन बाथरूम का होता है, जबकि जो पानी का टैंक होता है बड़े बड़े, वो हर ग्राम सभा में आपके बन रहा है। आपकी जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, सभी ग्राम सभा में पानी के टैंक बनाए जा रहे हैं। ये इसलिए बनाया जा रहा है कि फ्यूचर में जो है पानी की कमी होगी, मशीनें पानी अपना छोड़ेंगी, जिसकी वजह से सभी ग्राम सभाओं में पानी की टंकी बनाई जा रही है। समझ में आ रहा है चीज? ठीक है, समझ में आया? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे अगर आपको पता हो कि ये वाला जो भाग है, ठीक है, इस भाग के कुछ न कुछ नाम है, इस भाग के कुछ न कुछ नाम है, ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? यही ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले भाग को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले भाग को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, पूर्व तट या मालाबार तट। इन चारों में से कौन सा तट बोला जाता है? इन चारों में से कौन सा तट जो है बोला जाता है? ठीक है, इन चारों में से कौन सा तट बोला जाता है? ठीक है, क्या नाम है उस तट का? ठीक, तो आप अगर कभी भारत का नक्शा देखेंगे, आप अगर कभी भारत का नक्शा देखेंगे तो हमारे भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अब ये जो भारत का नक्शा है, इस भारत के नक्शे में जो आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दिख रहा है, ये वाला जो भाग है आपको जो दिख रहा है, वही आपसे पूछ रहा है कि आप जो है इसे किस नाम से जानते हैं? ठीक है, आप इस वाले तट को किस नाम से जानते हैं, हमें ये बता दीजिए। आप इस तट को किस नाम से जानते हैं, हमें ये बता दीजिए। ठीक है, यही आपसे वो पूछ रहा है कि ये जो तट है उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो तट है उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक, अब ये जो तट है इसका ये वाला जो भाग है भारत का, ठीक, इस टोटल वाले भाग को, ये जो यहां से स्टार्ट होगा, यहां से लेके यहां तक, इसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। कहां से कहां तक लेके? यानी तमिलनाडु के इस वाले भाग से लेके आपके लगभग उड़ीसा वाले भाग तक क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तरी सरकार। लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए भैया, जो ई वाला भाग है, तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश वाला भाग है, इस वाले भगवा को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको? कहीं ऑप्शन में दिख रहा है कोरोमंडल तट? यहाँ पे दिख रहा होगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट दिख रहा है। इसे हम लोग यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को, टोटल भूभाग को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोरोमंडल तट जो है वो जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कहा जाता है। ये वाला जो है हम लोग इसे उत्कल तट कहते हैं। कौन सा कहते हैं? उत्कल तट। क्या कहते हैं? उत्कल तट। ध्यान रखिए, ये वाला जो भाग है इसे हम लोग उत्कल तट के नाम से जानते हैं। उत्कल तट के नाम से जानते हैं। तट का मतलब है जहां समुद्री किनारा हो। तट का मतलब क्या है? समुद्री किनारा हो। तो हम लोग इसे उत्कल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्कल तट के नाम से जानते हैं। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसे हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इस वाले भाग को मालाबार तट से, यानी केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक वाले भाग को हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। केरल और कर्नाटक वाले भाग को हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। केरल और कर्नाटक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट से। ठीक है, इससे ऊपर एक तट फिर है जिसे हम लोग कोंकण तट,
कोंकण तक, महाराष्ट्र का कुछ भाग, गोवा का कुछ भाग, महाराष्ट्र का कुछ भाग, गोवा का कुछ भाग, महाराष्ट्र का कुछ भाग, गोवा का कुछ भाग, हम लोग उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। हम लोग इसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो आपका टोटल भाग है इसे हम लोग पूर्वी तट, ये जो टोटल आपका भाग है उत्तरी सरकार जिसे कहते हैं, ये है आपका पूर्वी तट। क्या है आपका? वो पूर्वी तट है। ठीक है, समझ में आया? आगे आइए, आगे आइए, क्या बोल रहा है? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह के चारों ओर किनके मध्य, क्षुद्र ग्रह सॉरी क्षुद्र जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर जिनके मध्य चक्कर लगाते हैं वो हैं, वो कौन है? जो सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन किसके मध्य लगाते हैं? किनके किनके मध्य लगाते हैं? ठीक है, जो क्षुद्र ग्रह हैं जिन्हें हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है, जो एस्ट्रॉइड्स हैं जो सूर्य के चारों ओर किनके किनके मध्य चक्कर लगाते हैं, यानी जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे, वो जो है किसके बीच में जो है चक्कर लगा रहे हैं, किसके बीच में जो है चक्कर वो लगा रहे हैं। ठीक है, अब आपको जानना है कि हमारा जो सौर मंडल है, हमारा जो सौर मंडल है जिसमें सूर्य की चर्चा है, ठीक है, जिसमें सूर्य की चर्चा है, तो ये जो सूर्य आप देख रहे हैं, इतना बड़ा हमारा सूर्य है, ये जो हमारा इतना बड़ा सूर्य है, इस सूर्य के पास टोटल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह। अब इस 8 ग्रहों में पहले तो ये 9 ग्रह थे, पहले तो ये 9 ग्रह थे, लेकिन वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में 8 ग्रह हैं। ठीक है, ये पहले 9 थे। ये है आपका सूर्य, ये है आपका सूर्य। ठीक है, अब सूर्य जो है, सूर्य के पास है आपका बुध, उसके बाद है शुक्र, ठीक है, बुध शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, ठीक है, उसके बाद है बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, ठीक, फिर उसके बाद है शनि, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण, अरुण, और इसके बाद वरुण। ठीक है, शनि, अरुण, वरुण, यानी आपके सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं, जो क्षुद्र ग्रह हैं, जो ग्रहों से बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो किन 2 ग्रहों के बीच रहते हैं? वो किन 2 ग्रहों के बीच रहते हैं? तो वो रहते हैं आपके इनके मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच। समझ में आया? यानी आपका ये जो सूर्य दिख रहा है, इस सूर्य से 4 ग्रहों के बाद ये जो क्षुद्र ग्रह आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इन क्षुद्र ग्रहों से जो है मंगल, जो क्षुद्र ग्रह है मंगल और बृहस्पति के बीच है। आप जो देख रहे हैं क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच। इन क्षुद्र ग्रहों के इस साइड वाले भाग को, इस साइड वाले भाग को हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट। और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं आउटर प्लैनेट। क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट। ठीक है, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं आउटर प्लैनेट, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं इनर प्लैनेट, सॉरी इनर प्लैनेट। ठीक, इसमें एकमात्र ऐसी पृथ्वी है जहां पे मानव निवास करता है। इस ग्रहों में, इन ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ऐसी ग्रह है जिसपे मानव निवास करता है, जिसपे हम खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी है जिसे हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ये सबसे गर्म है, सबसे गर्म ग्रह है, शुक्र है। इसीलिए इसे चमकीला तारा, चमकीला तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, ठीक है, पृथ्वी की बहन, इन सभी नामों से हम लोग इसे जानते हैं। इन सभी नाम से हम लोग इसे शुक्र को जानते हैं। शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, चमकीला तारा, सबसे गर्म जो शुक्र है, इन सभी नाम से इसको जानते हैं। बुध जो है, बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। ठीक है, जो नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। और सबसे दूर का जो ग्रह है ये वरुण है। ठीक है, सबसे जो दूर का ग्रह है वो वरुण है। बृहस्पति जो है, बृहस्पति पूरे ग्रहों में सबसे बड़ा है, पृथ्वी से भी बड़ा है और बाकी अन्य ग्रहों से भी जो बड़ा है। ठीक है,
बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, समझ में आया? यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर जिनके मध्य घूमता है वो कौन लोग हैं, तो क्या बताएंगे आप? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति कौन है? मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति हैं। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि तकला मकान ये एक मरुस्थल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, हम लोग भी जब क्वेश्चन एग्जाम दे रहे थे ये बहुत पूछता था, पता नहीं उस आयोग को हो क्या गया था, उसको ये टकला कोई बना दिया था क्या? वो टकला मकान पूछ रहा है बार बार। ये टकला मकान जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये टकला मकान रेगिस्तान पूछ रहा है कि कहाँ है। ठीक है, हमारे यहाँ विश्व में बहुत से रेगिस्तान है, हमारे यहाँ विश्व में बहुत से रेगिस्तान है। ये आपसे पूछ रहा है कि टकला मकान जो है मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो टकला मकान है ये चीन में स्थित है। ठीक है, चीन में स्थित है, वही चीन जहाँ पे चाइना में कोरोना का उत्पात हुआ था, कोरोना का उत्पात हुआ था। ठीक है, टकला मकान कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? चीन में। ठीक है, अब चीन, ये जो चीन है ये तो टकला मकान यहाँ पे, इसी चीन से थोड़ा सा ऊपर एक गोबी का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है गोबी का मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है। हम लोग इसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं। कौन सा मरुस्थल? शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल यानी बर्फीला मरुस्थल है। कौन सा है? बर्फीला मरुस्थल है। ठीक है, कौन सा है? बर्फीला मरुस्थल है। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन के ऊपर एक जगह है मंगोलिया, जिसकी राजधानी है उलान बटोर। हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब मंगोलिया गए थे तो उन सबों ने गधा गिफ्ट किया था। पता था क्या इन सबों को? गधा गिफ्ट किया था। ठीक है, हमारे देश के रक्षा मंत्री को उन सबों ने गधा गिफ्ट किया था, मंगोलिया वाले। तो ये जो गोबी मरुस्थल है इसका जो सर्वाधिक भाग है वो मंगोलिया में है, जबकि कुछ भाग जो है चाइना में है। ठीक है, समझ आ रहा है चीज? यानी टकला मकान कहाँ है? चाइना में है। ये जो आपको मंगोलिया दिख रहा है, इस मंगोलिया में कौन सा है? आपका गोबी का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल ये जो है पश्चिमी अफ्रीका में है। पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका नहीं, पश्चिमी अफ्रीका। अफ्रीका का वह वाला पार्ट जिस पे स्थित है, तो इस वाले भाग में आपका सहारा मरुस्थल स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सैंडी गिब्सन। ठीक है, 7 GB सैंडी गिब्सन और विक्टोरिया। ये जो मरुस्थल है कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। सैंडी गिब्सन और विक्टोरिया, ये मरुस्थल कहाँ पे है? ये आपके हैं ऑस्ट्रेलिया में। आपके थार का मरुस्थल कहाँ है? रेगिस्तान में है। थार का मरुस्थल कहाँ है? रेगिस्तान में है। ठीक है, सॉरी, थार का मरुस्थल कहाँ है? भारत में है। ठीक है, थार का मरुस्थल कहाँ है? भारत में है। ठीक है, कुछ इसे पाकिस्तान में भी है, तो पाकिस्तान में इस वाले भाग को हम लोग चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चोलिस्तान। ठीक है, चोलिस्तान कहते हैं। ठीक, अगला आइए, अगला क्या बोल रहा है? अगला आपसे बोल रहा है कि मानचित्र बनाने की डिजाइन को क्या कहा जाता है? मानचित्र बनाने की डिजाइन को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी जो आप लोग चित्र बनाते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आप लोग जो चित्र बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जो लोग आप लोग चित्र बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, टोपोलॉजी, जियोलॉजी। कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, टोपोलॉजी और जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी। तो जो आप लोग मानचित्र बनाते हैं, वो जो मानचित्र आप लोग बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। ठीक है, मानचित्र बनाने की विधि क्या कहलाती है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, ये जो जियोग्राफी आप देख रहे हैं,
ये भूगोल का भाग है। किसका है? भूगोल का। ठीक है, यानी पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो जिस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी के ऊपर के जिस चीज को हम लोग पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफी, उसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। और पृथ्वी के नीचवा, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, उसके नीचवा पानी है, आग धधक रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हम पढ़ते हैं, ये जो चीजें हम पढ़ते हैं, ये जियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं जियोलॉजी के अंतर्गत। बाकी यानी ये जो पृथ्वियां है, ये जो पृथ्वियां है, इसके ऊपरा वाले भगवा को, इसके ऊपरा वाले भाग को जब हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं हम जियोग्राफी के अंतर्गत। अगर इसके अंदरमा घुस के पढ़ते हैं, इसके अंदरमा घुस के पढ़ते हैं तो ये हम लोग पढ़ते हैं जियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग उसको पढ़ते हैं। समझ आया? यानी कार्टोग्राफी मानचित्र बनाने के कहते हैं, जियोग्राफी हम लोग भूगोल जो ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, और जियोलॉजी जो है पृथ्वी के अंदर पढ़ते हैं। कोपोलॉजी कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक, किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो यह जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेके 1823 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल ये रहा। ठीक, 1813 से लेके 1823 तक। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध, आपने नाम, अभी हमने एक वीडियो बनाया था नेपाल पे। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेके 1816 तक, यानी 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक यह युद्ध चला था। यह वर्ष जो है 2 वर्ष तक युद्ध चला था। यह गोरखा और अंग्रेज कंपनी, गोरखा और अंग्रेज कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसके बीच में और गोरखाओं के बीच में यह युद्ध हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 के बीच। इसी युद्ध के बीच में सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि, किसकी? सुगौली की संधि। समझा रहा है चीज? सुगौली की संधि हुई थी कब? 1816 में। 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। ठीक है, 1816 में किसकी संधि हुई थी? सुगौली की संधि हुई थी। ठीक है, 1816 में जो है सुगौली की संधि हुई थी। तो इस सुगौली की संधि के अंतर्गत अभी हम आपको बताया है कि काली नदियां है, जो काली नदी है, इसी नदी के अंतर्गत जो है भारत जो है और नेपाल के बीच विवाद चल रहा है। ठीक है, तो सुगौली की संधि समय आया कब हुआ? 1816 में। किसके किसके बीच था यह युद्ध? आंग्ल और नेपाल में। आंग्ल में कौन सी कंपनी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके बीच में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है गोरखा लोग थे, इनके बीच में यह युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1814 और 1816 के बीच यह युद्ध हुआ था। 1814 और 1816 के बीच यह युद्ध हुआ था। समझ आया? सुगौली की संधि कब हुई? 1816 में। 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। ठीक है, समझ आया? अब आगे देखते हैं, आगे आइए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आज जिसे आप लोग, जिस कांग्रेस को आप आज देख रहे हैं, ठीक है, जिस कांग्रेस को आप देख रहे हैं, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जिसके अध्यक्ष है वर्तमान में। ठीक है, और राहुल गांधी इस समय, राहुल गांधी जो है चर्चित नेता है। राहुल गांधी इस समय वर्तमान में चर्चित नेता है किसके? जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ये जो इसकी स्थापना बहुत साल पहले हुई थी, आज के लगभग 150 साल पहले, लगभग 150 साल पहले। ठीक है, यानी आप सोचिए कि 150 साल पहले हुआ था, कितना हुआ? ठीक है, वो पार्टी आज, उस पार्टी को इस तरीके से दिखाया, लोग और अन्य दलों का कहना है इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि पूछिए मत।
क्या ही खतरनाक तरीकों से उसको दिखाया जा रहा है। ठीक है, कांग्रेस, कांग्रेस, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे इसके जो है अध्यक्ष हैं। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में स्थापना करने वाले थे एवो ह्यूम, एवो ह्यूम, एलन एक्टोवियम ह्यूम, एलन एक्टोवियम ह्यूम, एलन एक्टोवियम ह्यूम, इन्होंने जो है इसकी स्थापना किया था। एलन एक्टोवियम ह्यूम, एलन एक्टोवियम ह्यूम ने, एवो ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। एलन एक्टोवियम ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। इसे हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से इन्हें जाना जाता है। किस नाम से? एवो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता था। ये है एक असैन्य सेवक थे, एक सेवक थे। ठीक है, ये किसी भी सैनिक से इनका कोई लगाव नहीं था, इनका कोई लगाव नहीं था। ठीक है, एवो ह्यूम जो है किसकी स्थापना किए थे? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये जो आईएनसी नाम दिया गया है, आईएनसी नाम दिया गया है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा आईएनसी का नाम दिया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का नाम दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो है आईएनसी का जो नाम है ये जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया है। इसकी स्थापना कौन किया था? एवो ह्यूम ने, एवो ह्यूम ने। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसके इस समय के अध्यक्ष कौन थे, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में और इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतिहास पढ़ते हैं तब आपको उसमें पढ़ाया जाता है। हालांकि ये स्टैटिक जीके के रूप में भी आता है। ठीक है, आगे आइए, आगे दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शेरे पंजाब के नाम से, शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, शेरे पंजाब के नाम से, यानी पंजाब के शेर, पंजाब के शेर के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग जिस उधम सिंह को देख रहे हैं, आप जो है जिस उधम सिंह को देख रहे हैं, इन्होंने ही जो है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें जनरल ओ डायर ने गोली चलवाई थी। ठीक है, उसको मारने का काम उधम सिंह ने किया था उसके घर जाके। ठीक है, उसके घर में घुस के उसके सीने में गोली मारा था इन्होंने। ठीक, उसके घर में घुस के उसके सीने में गोली मारा था। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है? तो इसमें है लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। इन्होंने ही कहा था कि हमारे सर पे जो लाठियां टूट पड़ रही हैं वो आपके ताबूत में कील के समान होगी, ताबूत में एक एक कील के समान होगी। ठीक है, हमारे ऊपर पड़ रही लाठियां, बरस रही लाठियां आपके ताबूत में एक एक कील के समान होगी, लाला लाजपत राय ने ही कहा था। ठीक है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आप जिसे देख रहे हैं उसकी स्थापना भी इन्होंने ही किया था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना ही इन्होंने ही किया था, लाला लाजपत राय ने ही। ठीक है, आप देखिए, तो इसमें आपसे शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, भगत सिंह राजगुरु। ठीक है, भगत सिंह राजगुरु और शेखर, भगत राजगुरु शेखर, भगत सिंह। ठीक है, राजगुरु शेखर और भगत सिंह, ये जो लोग हैं इन लोगों को जो है फांसी दी गई है, फांसी दी गई है। ठीक है, फांसी दी गई है। ठीक,
एक बम हत्याकांड में इन लोगों ने फांसी को हंसते हंसते अपने फंदे को चूम लिया। तभी जो है हम लोग खैर बोलते हैं कि हम लोग इनके मृत्यु दिवस को शहीदी दिवस के रूप में मनाएंगे, लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, तो भगत सिंह और राजगुरु जो है इन लोगों ने हमारे देश के लिए हंसते हंसते फंदे को चूमा है। खैर आज के जो लोग हैं वो लोग अलग फंदा चूमते हैं। क्वेश्चन आइए अगला देखिए 13। 1905 में बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन, ठीक है, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, ठीक, उस समय भारत का जो गवर्नर था कौन था, वायसराय कौन था? 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? उस समय ई चोट्टा था, लॉर्ड कर्जन ई चोट्टा उस समय हमारे देश का वायसराय था। क्या था? वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन इस आधार पे किया गया कि वहां पे प्रशासन सही से नहीं चल रहा है, प्रशासन सही से नहीं चल रहा है। ठीक है, प्रशासन सही से नहीं चल रहा है, तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम जो है हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है, आज जो वर्तमान में आप लोग पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल और बांग्ला जो देश आप देख रहे हैं, इसी चुट्टा का, यही जो चुट्टा है, इसी की वजह से आज हम लोग पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश देख रहे हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का विभाजन किस आधार पे किया गया था कि प्रशासन सही नहीं चल रहा है, हम उस आधार पे करेंगे। खैर इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, जब 1911 में जब जॉर्ज पंचम जब वहां के किंग्स थे, ब्रिटेन के किंग्स थे, जब वो भारत आए थे तो इसको रद्द किए थे। इसको क्या किए थे? वो रद्द किए थे। ठीक है, इन्हीं जॉर्ज पंचम की याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, ताज होटल जहाँ पे है, ताज होटल के कुछ बगल में ही ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो ये जो जॉर्ज पंचम है यही आया था, तो हमारे भारत के सभी लोगों के ऊपर मायूसी छाई थी कि हमारा जो ये वाला भाग है हमसे अलग हुआ है, तो उन्हीं के कहने पे जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया और हमारे देश की जो राजधानी है बंगाल से उठ के कहाँ चली गई? राजधानी कहाँ चली गई? दिल्ली चली गई। कहाँ चली गई? दिल्ली। कब चली गई? 1911 में। 1911 में ये चली गई दिल्ली, पूर्णतः बन के तैयार हुई 1912 में। ठीक है, 1912 में बन के ये तैयार हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 1915 में 1915 में ये आए। ठीक है, 1915 में ये भारत वापस आए। जब 9 जनवरी 1915 को, जब 9 जनवरी 1915 को ये वापस आए थे, उसी के रूप में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर 2 वर्ष पे मनाया जाता है। ठीक है, हर 2 वर्ष पे ये मनाया जाता है। ठीक है, इन्होंने ही चलाया असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन, नमक जो है जिसे हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने ही चलाया चंपारण सत्याग्रह। इनके जीवन का पहला जो सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह ही था। इनके जीवन का पहला जो सत्याग्रह था, कौन था सत्याग्रह? वो चंपारण सत्याग्रह था। ये भारत में इनका जो पहला सत्याग्रह था। इससे पहले तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कई बार कर चुका था इन लोगों ने। जब दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का भेद चल रहा था और जो है डरबन टू प्रिटोरिया डीपी, आप लोग अपने व्हाट्सएप का डीपी देखते हैं तो डरबन टू प्रिटोरिया, इसको याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो कहां से कहां जा रहे थे? डरबन टू प्रिटोरिया जा रहे थे। अब डीपी से याद रहेगा आपको कि डरबन टू प्रिटोरिया जाते समय उनको ट्रेन से बाहर
बाहर फेंक दिया गया था, ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, तभी उनके पास एसी का टिकट था, तो वो जब वहां पे गए तो वहां लड़ाई की कि जब आपको नहीं देना था तो आपने टिकट क्यों दिया, हमारे पास तो टिकट था, इसी तरीके से बात के वो लॉयर थे। ठीक है, तो डरबन टू प्रिटोरिया जाने पे उनको जो है गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर हमारे संविधान निर्मात्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारा संविधान ना होता तो हमारे देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, हम नेता की तरह बोल रहे हैं, जो हमारे देश के दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनको जो है आज का जो अधिकार मिल रहा है वो नहीं मिल पाता। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो है हमारे देश में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी उनको इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा, और इन्होंने आईआईटी, एम्स, इन सभी चीजों को इन्होंने देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कालीमंथन, कालीमंथन द्वीप है, कालीमंथन क्या है, द्वीप है। ठीक है, कालीमंथन द्वीप कहाँ है, किसका भाग है, कालीमंथन जो द्वीप है ये किसका भाग है, ये आपसे पूछ रहा है कि कालीमंथन जो द्वीप है, कालीमंथन द्वीप ये किसका भाग है। ठीक है, कालीमंथन द्वीप किस द्वीप का भाग है। ठीक है, होंसो का है, बोर्नियो का है, होंसो का है, बोर्नियो का है, क्यूबा का है, मेडागास्कर का है, किसका है, होंसो का है, बोर्नियो का है, क्यूबा का है, मेडागास्कर का है, इन सभी में से किसका है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट है बोर्नियो का। कालीमंथन, कालीमंथन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता। ठीक है, किस द्वीप पे है, ठीक है, ये जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है किस द्वीप पे है, ये जावा द्वीप पे है। ठीक है, किस पे है, जावा पे। ठीक है, अब इसके जो इंडोनेशिया, इसके 3-4 द्वीप हैं, सुमात्रा है, सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है। ठीक है, बोर्नियो। अब जो है जो जावा द्वीप है, जावा द्वीप, अब इस जावा द्वीप पे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन वर्तमान समय में अब क्या है कि कालीमंथन जो आपको दिख रहा है इंडोनेशिया, ये अपनी जो राजधानी है कहाँ बनाने जा रहा है, कालीमंथन, कालीमंथन पे अपनी राजधानी बनाने जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बोर्नियो है, बोर्नियो द्वीप है, इस बोर्नियो द्वीप पे ही ये कालीमंथन स्थित है। ये कालीमंथन कहाँ स्थित है, इसी बोर्नियो द्वीप पे। ठीक है, ये क्यूबा अलग है, मेडागास्कर अलग है, ये हिंद महासागर में है। ठीक है, ये होंसू, होंसू ये जो है पंजाब, सॉरी जापान का, जापान का एक द्वीप है। अब 4 द्वीप है यहाँ पे, हाइकोडा, 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 होंसू, 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 क्यूसू, क्यूसू, क्यूसू और सिकोकू, सिकोकू, ये 4 द्वीप है। ठीक है, ये 4 जो द्वीप है ऊपर से नीचे हमने लिखा है, यानी ऊपर है कोडा, होंसू, क्यूसू, सिकोकू। ठीक है, यानी आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विस्तार हमने आपको लिखा है, हैकोडा, होंसू, क्यूसू और सिकोकू। ठीक है, आपको ये पूछे कि कालीमंथन किस द्वीप पर स्थित है, तो क्या बताएंगे आप, बोर्नियो, किस पे है, बोर्नियो पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एशिया एवं उत्तरी अमेरिका, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू अलग करता है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। ठीक है, अब आपको देखना है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जलडमरू मध्य जो अलग करता है उसका नाम क्या है। ठीक है, अब एशिया एवं उत्तरी अमेरिका, ठीक, एशिया और उत्तरी अमेरिका जिससे अलग होता है इसे हम लोग कहते हैं बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक है, बेरिंग जलडमरू मध्य, ये जो है किसको किसको दो जल को अलग करता है, चुक्की सागर, चुक्की या चुकची सागर। ठीक है, चुकची सागर और बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। ठीक है, चुकची सागर और बेरिंग सागर। ठीक है, चुकची सागर और बेरिंग सागर, ये जो दोनों सागर हैं इन्हीं को अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य। और एशिया में रूस वाला जो भाग है, रूस और यूएसए का अलास्का, यूएसए का अलास्का। ठीक, यूएसए का अलास्का वाला भाग और रूस का पार्ट, ये जोड़ता है बेरिंग जलडमरू मध्य में, बेरिंग जलडमरू मध्य।
ठीक है, समझा रहे चीज। अच्छा, आपको दिखा दें कि वो है कहाँ, आप देख भी लीजिए उसको थोड़ा सा। वो आपको मिल जाएगा इसमें शायद, हाँ। देखिए, जो आपको ये दिख रहा है ना, ठीक है, आपको ये जो दिख रहा है, आप इसमें क्या है कि आपको ये वाला जो इसका पार्ट है अलास्का वाला, ठीक है, आप जब मैप देखेंगे उसमें हमें बताएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है चुक्ची सागर, ठीक है, और ये है रूस का अलास्का वाला भाग, अरे यूएसए का, यूएसए का अलास्का वाला भाग है। इसके ऊपर है चुक्ची सागर, नीचे है बेरिंग सागर, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपको, ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये आपका रूस वाला भाग है, ये रूस वाला भाग है, ठीक। और उस साइड जो हरा कलर से दिख रहा है आपको, वो हरा कलर जो है यूएसए का अलास्का है, और ये वाला रूस का पार्ट है, ठीक है। तो रूस का ये जो नीचे वाला भाग है, नीचे वाला बेरिंग सागर है, और ऊपर वाला चुक्ची सागर है। नीचे वाला बेरिंग सागर, ऊपर वाला चुक्ची सागर। अब इन्हीं दोनों को जोड़ता है कौन सा, बेरिंग जलडमरू मध्य। कौन जोड़ता है, बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है, ठीक है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जोड़ता है वो बेरिंग जलडमरू मध्य है, ठीक है। समझाया ये चीज, समझा रहा है ये चीज, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू किसके किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच। ये जो जिब्राल्टर आप देख रहे हैं, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक, भूमध्य सागर और अटलांटिक, भूमध्य सागर और अटलांटिक, भूमध्य सागर और अटलांटिक को ये जोड़ता है, ठीक है। भूमध्य सागर और अटलांटिक को जिब्राल्टर जल संधि जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर और अटलांटिक को, ठीक है। मलक्का, मलक्का, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, ठीक है। कभी कभी देखिए मलक्का जो जलडमरू मध्य है, ये जो है आपका हिंद महासागर वाला, जिसे हिंद महासागर में आप देखिए, एक मिनट, ये जो है आपको दिखेगा इसमें, जो अभी वर्ल्ड मैप का आपको नक्शा दिखा था, इसी नक्शे में जो है इस चीज को दिखाएगा। आप देखिए है क्या, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए अंडमान सागर, यहाँ पे लिखा है अंडमान सागर, आता तो हिंद महासागर के अंतर्गत है, ठीक है, आता तो हिंद महासागर के अंतर्गत है, लेकिन ये अंडमान सागर है। यहाँ पे है आपका मलक्का, ठीक है, मलक्का। और इस वालों को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, क्या बोलते हैं, दक्षिणी चीन सागर। अब इसी चीन सागर में यहाँ पे है जावा सागर, ठीक है, जावा सागर। तो आपसे जब ये पूछता है, आपसे कभी पूछता है कि मलक्का जल संधि कहाँ पे है, तो आप बताएंगे सिंगापुर, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में। यहाँ पे मलेशिया और सिंगापुर का बॉर्डर है। फिर ये जो है आपका जो इंडोनेशिया है, इसका भी बॉर्डर है। लेकिन जो मलक्का जल संधि पर अधिकार है वो सिंगापुर का अधिकार है, ठीक है। मलक्का जल संधि पर किसका अधिकार है, सिंगापुर का अधिकार है, ठीक है। तो अंडमान सागर और जावा सागर, अंडमान सागर और जावा सागर, अंडमान सागर और जावा सागर के जल को ये अलग करता है। ऐसे तो ये दक्षिणी चीन सागर का भाग है, और नहीं तो फिर पूर्व प्रशांत महासागर का भाग है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। अमेजन पे है, सिंध पे है, नील पे है, ब्रह्मपुत्र है, किस पे है, ठीक है। तो हमारे भारत में हमारे भारत में एक नदी प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, जिसे हम लोग चाइना में, जिसे हम लोग चाइना में हम लोग यारलुंग, यारलुंग, हम लोग इसे चाइना में यारलुंग सांगपो, सांगपो, यारलुंग सांगपो, ठीक है।
यारलुंग और सांगपो। ठीक है, हम लोग अपने भारत में से ब्रह्मपुत्र, यारलुंग, सांगपो, ब्रह्मपुत्र, यारलुंग, सांगपो, ब्रह्मपुत्र, इस नदी के, इसको हम जो इतने नामों से हम इसको जानते हैं। यही जो नदी है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है, नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जिसका नाम है माजुली, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? भारत में। भारत में कहाँ, किस राज्य में है? असम, असम में। कहाँ है? असम में। ठीक है, असम में। ठीक, समझ आया? ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। अमेजन, अमेजन ब्राजील में, ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में ये नदी है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी जो जल ज्यादा रखती है, विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी जो जल ज्यादा सिंचित करके रखती है, इकट्ठा करके रखती है, वो अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, नील नदी का उद्गम दो नदियों के मिलने से होता है, श्वेत और एक नील नदी है। ठीक है, और अमेजन जो ये तो बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये जल ज्यादा रखती है और ये सबसे लंबी है। ठीक है, मिस्र का वरदान, मिस्र का वरदान जो है नील नदी को कहा जाता है। मिस्र का जो वरदान है नील नदी को कहा जाता है। और जो अमेजन के जंगल हैं, अमेजन के जो जंगल हैं, ठीक है, विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन का जो जंगल है वो विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ये जो सिंधु नदी है, इससे हम लोग अपना इतिहास पढ़ते हैं, पीछे का अतीत पढ़ते हैं हम लोग इस सिंधु नदी से। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? आपके तिब्बत वाले भाग से होता है। ठीक है, आगे आइए, आगे क्या कर रहा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? ठीक है, किसमें स्थित नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग में जो है नेटवर्क में स्थित नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको पूछ रहा है कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चंडीगढ़। कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, अब इसे हम लोग वर्तमान में हीरथ स्वर्णिम चतुर्भुज, हीरथ, हीरथ स्वर्णिम, स्वर्णिम चतुर्भुज, हीरथ स्वर्णिम चतुर्भुज, वर्तमान में हम लोग हीरथ स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, हीरथ स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से इसे हम लोग वर्तमान में जानते हैं। ठीक है, हीरथ स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से हम लोग इसे वर्तमान में जानते हैं। अब इससे पूछ रहा है कि जो चतुर्भुज बन रहा है, ये इससे कौन, जो चार जगह आपको दिखाया गया है, इसमें से ऐसा कौन सा जगह है जो वर्णित नहीं है? ठीक है, तो ये जो चंडीगढ़ आपको दिख रहा है ना, ये नहीं है, ये चंडीगढ़ आपको नहीं दिखेगा। नई दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है। ठीक है, ठीक, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई और नई दिल्ली है। समझ रहा है? ये चार जो जगह हैं हीरथ स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसका जो शुरुआत 1955 में, सॉरी 1995 में, 1995 में इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। ठीक, समझ आ रहा है? 1995 में इसको सोचा गया था इस पे कि नहीं, हमारे देश में स्वर्णिम चतुर्भुज बनना चाहिए। खैर इसी स्वर्णिम चतुर्भुज के चारों तरफ, इसी स्वर्णिम चतुर्भुज के चारों तरफ अभी लोग ट्रेन चलाने वाले हैं। ठीक है, इस पे बात चल रही है कि हम जो है स्वर्णिम चतुर्भुज के दाने दाने किनारे किनारे, दाने का मतलब किनारे किनारे जो है ट्रेन अभी चलाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो चंडीगढ़ है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कर रहा है? भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? ठीक है, तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे रैट होल खनन किया जाता है? अभी आपने उत्तराखंड में उतने मजदूर फंसे थे, लगभग 2-2.5 महीने पहले उत्तराखंड में कितने मजदूर फंसे थे? वो जो मजदूर फंसे थे उनको निकाला गया है रैट माइनिंग, रैट होल माइनिंग द्वारा, रैट होल माइनिंग द्वारा ही उनको निकाला गया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किस राज्य में होता है? ये तो वहां पे वो लोग फंस गए थे तब न निकाला गया रैट होल माइनिंग द्वारा, यहाँ पे किस बेस पे निकाला गया है रैट होल माइनिंग द्वारा? तो ये जो है आपका मेघालय, मेघालय, मेघालय में जो पहाड़ी एरिया है इधर कोयला वगैरह निकलता है। ठीक है, कोयला वगैरह निकलता है। जब ये कोयला निकलता है तो कभी कभी क्या होता है कि कोयला निकालने के लिए छोटी छोटी जगहें बना के ये लोग जो है
राइट होल करके इस कोयले को अंदर तक के निकाल लेते हैं। ठीक है, राइट होल करके ये लोग अंदर तक क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। लेकिन हाल ही में उत्तराखंड में एक घटना घटी थी जिसकी में कुछ ज्यादा मजदूर फंस गए थे। उन मजदूरों के फंसने की वजह से इस तरीके की विधि अपनाई गई थी। खैर वो विधि सफल रही और उस विधि को जो सफल बनाने में व्यक्ति था, उसका घर दिल्ली में था, उसके घर को गिरा दिया गया, उसके घर को डिमोलिश कर दिया गया। ठीक है, समझ आ रहा है। तो राइट होल कहाँ किया जाता है, मेघालय में। कहाँ पे किया जाता है, राइट होल मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुद्रेमुख खान लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है। कुद्रेमुख खान का जो लौह अयस्क निकलता है वो कहाँ से निर्यात होता है। ठीक है, कुद्रेमुख है कहाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुद्रेमुख जो खान है उसका जो लौह अयस्क है कहाँ से निर्यात होता है। तो सबसे पहले बड़ी बात है कि आप जानेंगे ना कि कुद्रेमुख है कहाँ। ठीक है, तो कुद्रेमुख आपका है कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, कच्चा लोहा यहाँ सर्वाधिक निकलता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से जापान को कच्चा लोहा निर्यात करते हैं। तो ये कुद्रेमुख जो है कहाँ है, ये जो है मंगलौर बंदरगाह से हम लोग इसको निर्यात करते हैं। ठीक है, कुद्रेमुख है कहाँ, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। यही है गोलकुंडा की खान, कर्नाटक में ही गोलकुंडा की खान जहां से सोना निकलता है। ठीक है, ठीक है, गोलकुंडा की खान से निकलता है। ठीक है, कोचीन केरल में है। ठीक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मार्मोगोवा पत्तन, ठीक है, मार्मोगोवा पत्तन है। ठीक है, ये भी मैंगलोर पत्तन है। लेकिन इसी पत्तन से जो है कुद्रेमुख जो है अयस्क निर्यात किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है। अलकनंदा और भागीरथी जो नदी, जिस नदी को 2010 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, उस नदी का जो विस्तार होता है, उस नदी का जो विस्तार होता है, उस नदी के विस्तार होने में कई नदियां आके मिलती है। उस नदी के विस्तार होने में कई नदियां आके उसमें मिलती हैं। तो ये पूछ रहा है कि जब अलकनंदा और भागीरथी नदी एक दूसरे से आके, अलकनंदा और भागीरथी नदी एक दूसरे से आके मिलती हैं, तो जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम क्या है। ठीक है, अब भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती हैं तो कहीं ना कहीं मिलती होंगी। ठीक है, तो उस पॉइंट का नाम क्या है, तो उस पॉइंट का नाम है देवप्रयाग। क्या है, देवप्रयाग। कौन सा नाम है, देवप्रयाग। ठीक है, क्या नाम है, देवप्रयाग। देखिए यहां से निकली है, देखिए ये है आपकी बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से निकली है अलकनंदा। ठीक है, बद्रीनाथ से निकली है अलकनंदा और गंगोत्री से निकली है आपकी भागीरथी। ठीक है, बद्रीनाथ से निकली है अलकनंदा और गंगोत्री से निकली है आपकी भागीरथी। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती हैं उसे हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। ठीक है, तो उससे भी पहले नदी मिलती है, एक नदी निकलती है केदारनाथ से जिसे हम लोग कहते हैं मंदाकिनी नदी। हम लोग क्या कहते हैं, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा जहां मिलती है उसे हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। यानी मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा जहां ये मिलती हैं इसे हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग कहते हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग। एक नदी निकलती है पिंडार, पिंडार आके मिलती है अलकनंदा में, यानी P+A, पिंडार और अलकनंदा ये जहां मिलती है P+A, इसे हम लोग कहते हैं कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग। यानी जहां से पिंडार और अलकनंदा मिलती है इसे हम लोग कर्णप्रयाग कहते हैं। एक नदी है नंदाकिनी, नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में, इसे हम लोग कहते हैं नंदप्रयाग। क्या कहते हैं, नंदप्रयाग। ठीक है, क्या कहते हैं, नंदप्रयाग कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नंदप्रयाग। एक नदी मिलती है धौली गंगा, एक नदी मिलती है धौली गंगा, किससे मिलती है, अलकनंदा से, इसे हम लोग कहते हैं विष्णुप्रयाग। क्या कहते हैं, विष्णुप्रयाग। ठीक है, हम लोग इसे क्या कहते हैं, विष्णुप्रयाग। ठीक है, हम लोग मंदाकिनी प्लस अलकनंदा के मिलने से रुद्रप्रयाग होता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग। ठीक, और भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से कौन सा बनता है, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। यही जो पांचों प्रयाग हैं,
यही पांचों प्रयाग को हम लोग कहते हैं पंच प्रयाग। क्या कहते हैं? पंच प्रयाग। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम लोग? पंच प्रयाग से। ठीक, तो जो गंगा निकलती हैं वो जो है देव प्रयाग के बाद ये जो है हरिद्वार में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार में प्रवेश करती हैं, यहाँ से गंगा के रूप में ये जानी जाती हैं। हरिद्वार से ये गंगा के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, तो इन पंच प्रयागों के नाम आप लिख लेंगे। अगला क्या है? अगला ये अगला कर रहा है हरित क्रांति। हरित क्रांति से भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक लाभान्वित है? हरित क्रांति से भारत में कौन सा जो राज्य है सर्वाधिक लाभान्वित हुआ था? ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लाभान्वित हुआ था? ठीक है, हरित क्रांति से भारत का कौन सा जो राज्य है सर्वाधिक लाभान्वित हुआ था? ठीक है, अब हरित क्रांति जो है जिसके जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, स्वामीनाथन को। ठीक है, अब जो स्वामीनाथन है इनको जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, अब इन्हीं को मिला है भारत रत्न। इन्हीं को मिला है फिलहाल भारत रत्न मिला है। ठीक है, भारत रत्न इनको मिला है। तो इसमें जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है ये ज्यादा उस समय चर्चे में आया था और इसी से जो है ज्यादा हरियाली बढ़ी थी। हरियाली जो है आपको जो हरित क्रांति दिख रहा है ये गेहूं वगैरह से संबंधित है। ठीक है, गेहूं का विकास करने के लिए, गेहूं बढ़ाने के लिए, गेहूं का उत्पाद बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हमें आशा है कि हमारे द्वारा ये जो बताया गया है ये सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक, मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।